नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तृतीय वर्ष पास कोर्स और तृतीय वर्ष ऑनर्स। पास कोर्स का प्रथम प्रश्न पत्र, ऑनर्स का 9 प्रश्न पत्र, आधुनिक भारत का इतिहास। और हम बात कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार की। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई प्लासी के युद्ध से। वहाँ से व्यापारिक शक्ति बने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर के युद्ध में उत्तर भारत की 3 शक्तियों को हराया और राजनीतिक शक्ति बन गए। तत्पश्चात द्वैत शासन की स्थापना की। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनकर आए और द्वैत शासन समाप्त किया। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रेगुलेटिंग एक्ट में कई धाराएं थी और उन धाराओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया गया। 1772 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1773 से 1772 में तो वे बंगाल के गवर्नर थे। परिचय के रूप में बता दें, भारत के पहले गवर्नर जनरल, माफ करिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के कई सुधार हैं, जैसे शासन संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार, आर्थिक सुधार, लगान में व्यवस्था में सुधार, न्याय संबंधी सुधार और पुलिस व्यवस्था में सुधार। इन 6 भागों में वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों का हम विभाजन कर सकते हैं। अब रही बात सबसे पहले समझने की, शासन संबंधी सुधार, कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने शासन संबंधी सुधार किस प्रकार से किए और क्या क्या किए और उसके परिणाम क्या क्या है। देखिए, 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने जो गवर्नर जनरल, माफ करिएगा, द्वैत शासन की स्थापना की थी बंगाल में, वह द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने समाप्त कर दी और उसे लगा कि जिस उद्देश्य से ये किया गया उसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। आते आते ही उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना समाप्त कर दी। ये पहला किया। और साथ ही जो निजामत और दीवानी अधिकार अलग अलग देते हुए शिताब राय और मोहम्मद रजा खां को उपनायब बनाया गया था, उन दोनों को कार्य मुक्त कर दिया गया। उनके उपनायब रहने पर जो आर्थिक नुकसान हुआ कंपनी को, उस पर केस चला गया और उनको जेल भेज दिया गया। बाद में उन्होंने जमानत कर ली और वे जेल से मुक्त हो गए। तो पहला प्रशासनिक सुधार ये किया गया। दूसरा प्रशासनिक सुधार किया गया, मुर्शिदाबाद के स्थान पर कलकत्ता को राजधानी बनाया गया। राजकोष को भी, जो कोष था उसको भी कलकत्ता स्थानित कर दिया गया। बंगाल के जो नवाब थे उनको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। बंगाल के नवाब को पेंशन में 53 लाख रुपए दे दिया गया और जो पहले दी गई थी 53 लाख, अब उसको घटाकर 16 लाख रुपए कर दिए गए। मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को भी उसकी संरक्षक होती घोषित कर दिया गया। चोर, डाकुओं, लुटेरों, इन सब का दमन किया गया ज़बरदस्त तरीके से। और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें रिश्वत लेना, उनका निजी व्यापार करना पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। ये प्रशासनिक दृष्टि से सुधार किए गए। और आगे हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स का बंगाल और अन्य व्यापारिक कोठी जो मद्रास होते थे उन पर भी अधिकार चला। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स का सबसे ज़बरदस्त सुधार था। जहाँ तक बात व्यापार संबंधी सुधार की है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यापार संबंधी सुधार भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किए। दस्तक प्रथा जो बिना व्यापार कर दिए थी कि समाप्त कर दिया गया।
तक कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार पर कंट्रोल कर लिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने चुंगी प्रथा चालू करी, विभिन्न स्थानों पर चुंगियां स्थापित की। साथ ही जो चुंगी थी वह कलकत्ता, हुगली, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना में स्थापित कर दी गई और सारी चुंगियों का सेंट्रलाइज इन चुंगियों के ऊपर कर दिया गया। नमक, सुपारी, तंबाकू, इसके अलावा जो अन्य वस्तुएं थी उस पर 2% कर लगा दिया गया। और ये कर अंग्रेजी व्यापारी, ब्रिटिश व्यापारी और भारतीय व्यापारी दोनों पर भी साथ साथ लगा रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग्स से व्यापार की उन्नति के लिए मिस्र, भूटान, तिब्बत, इन सब से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए और विनिमय की प्रथा चालू कर दी गई। इसी प्रकार से अफीम, न्याब और जो था नमक और अफीम, इन पर सरकारी नियंत्रण जो था वो भी सरकारी नियंत्रण में, एक तरीके से इन दोनों गुड्स को, इन दोनों वस्तुओं को सरकारी नियंत्रण में भेज दिया गया। आर्थिक सुधार की जहाँ तक बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स के आर्थिक सुधार भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहे। मुग़ल सम्राट शाह आलम की जो पेंशन थी वो हमने पहले देखा था कि मुग़ल सम्राट शाह आलम की जो पेंशन थी वो काफ़ी मात्रा में थी और उसको कम कर दी गई और बाद में 26 लाख पर आई और 26 लाख पे भी उसको बंद कर दी गई। साथ ही कड़ा और इलाहाबाद के जो ज़िले पहले मुग़ल सम्राट के पास थे वो वहाँ से उनसे ले लिए गए और अवध के नवाब को दे दिए गए और अवध के नवाब से बदले में 56 लाख रुपए ले लिए गए। एक ये वृत्ताकार प्रभाव आय का चालू किया गया। और इसी प्रकार से एक और बात की गई कि अंग्रेज़ों का मुग़ल नवाब ने जब इस तरीके से पूछा कि आपने हमारा 26 लाख रुपए की जो पेंशन है बंद क्यों कर दी गई, तो उस पर सीधा सीधा राजनीतिक आरोप लगाया कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितैषी रहते तो आपको 26 लाख रुपए पेंशन दी जाती, लेकिन अब आप हितैषी ना होकर आप जो है मराठों के साथ में समझौता कर रहे हैं, इसलिए अब आपकी ये पेंशन पूर्णतः बंद कर दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से मुग़ल शाह आलम के पास में जो कड़ा इलाहाबाद का जो हम देखते हैं 65 में संधि की गई थी, इलाहाबाद की संधि, वो मिला था, उनको भी वापस छीन लिया गया और बदले में अवध के नवाब को दे दिया गया और अवध के नवाब से 56 लाख रुपए ले लिए गए। ये बहुत बड़ी बात की गई। अब बात करते हैं साथ ही साथ लगान की व्यवस्था की सुधार की, कि लगान व्यवस्था में कैसे सुधार किया गया। तो पहले उन्होंने 5 साल का बनाया गया, फिर एक ये कहा गया कि नहीं 1-1 साल बाद वृद्धि की जाएगी। 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया ज़मीन का और ज़मींदारों किसानों की ज़मीन को ज़मींदार पट्टा देता था, ये भी कर गया। ज़िले में जाल वसूल करने के लिए कलेक्टर को सौंपा गया और कलेक्टर की सहायता के लिए एक दीवान नियुक्त किया गया। लगान की संपूर्ण दीवानी के लिए प्रत्येक ज़िले में दीवानी अदालतें स्थापित की गई। लगान व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए मुर्शिदाबाद और पटना में भू राजस्व किया गया। एक काउंसिल बनाई गई जिसे रेवेन्यू बोर्ड कहा जाता था और समस्त प्रेसिडेंसियों को 6 विभागों में बांट दिया गया और कलकत्ता, बर्दवान, ढाका, मुर्शिदाबाद, दीपालपुर तथा पटना ये मुख्य थी और इनमें अलग अलग डिवीज़न के लिए प्रांतीय परिषद की बनाई गई, जिसमेम सहायक एक दीवान नियुक्त होता था और सहायक के ऊपर दीवान के सहायक में भी एक नायब नियुक्त किया जाता था। 1781 में योजना का दूसरा भाग लागू किया गया और प्रांतीय परिषद स्थापना की गई तथा जिलों का राजस्व भारतीय नवाबों को सौंप दिया गया और केंद्र की यानी केंद्रीय कार्यकारिणी से मिलकर एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। और आज भी हम देखते हैं कि वो राजस्व बोर्ड केंद्रीय कार्यकारिणी यानी जमीन के मामलों में RAA के निर्णयों के विरुद्ध में अपीलीय न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट का काम करता है भू व्यवस्था के संबंध में। तो लगान व्यवस्था को सुधार तो हम वैसे तो आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए जो हमने पढ़ा भी है, लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार थे वो इसलिए इम्पोर्टेंट माने गए कि पहली बार 5 वर्षीयों में और फिर उसके बाद में 73-74 में 2-2 वर्ष में
और फिर हम आगे देखते हैं कि 76-77 में के बाद में तो एक एक वर्ष में लगान लागू कर दिया गया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ आए थे तब एक एक वर्ष का था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थायी बंदोबस्त। साथ ही जो काउंसिल बनाई गई थी उस काउंसिल को भी बहुत इम्पोर्टेंट रखा जाता है, और काउंसिल आगे चलकर जो है रेवेन्यू बोर्ड का स्थान नाम ले लेती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सुधार था। अब आता है जुडिशरी सुधार और पुलिस व्यवस्था में सुधार। जुडिशरी व्यवस्था और पुलिस सुधार में सुधार करने के बाद में वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का क्या महत्व रह गया, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में क्या स्थिति रह गई, उस पर भी हम आगे विचार बात करेंगे। लेकिन आज हमने जो अध्ययन किया है, पहले प्रशासनिक सुधार क्या किए गए, फिर व्यापारिक सुधार क्या किए गए, फिर लगान संबंधी जो सुधार किए गए वो क्या किए गए, और उसके इस बीच में व्यापार संबंधी आर्थिक सुधार जो किए गए, यानी 2 बड़े निर्णय लिए गए। उन निर्णय जो एक तो 50 लाख रुपए की कमाई हुई और एक पेंशन बंद कर दी गई मुगल सम्राट की। तो इस प्रकार 70-80 लाख का सालाना इजाफा जो है वारेन हेस्टिंग्स ने किया सीधे सीधे रूप में, वो एक आर्थिक सुधार में काउंट होता है। फिर लगान व्यवस्था की बताई थी मैंने आपको कि 5 वो उसको किया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के सुधार इम्पोर्टेंस रखते हैं। आगे हम 2 रिमेनिंग सुधार जो बचे हुए हैं, न्याय संबंधी सुधार और पुलिस व्यवस्था में सुधार पढ़ेंगे, और फिर वारेन हेस्टिंग्स का मूल्यांकन करेंगे। फिर तदुपरांत हम पिट्स इंडिया के एक्ट को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।